तो कैसे हो मेरे चेलो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीटेट के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए 15 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जो आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। अगर आप सीटेट सीडीपी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा चैनल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना है, ये हमारा पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी बना रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा 16 क्वेश्चन है। 16 आप बोलोगे कि 15 क्वेश्चन, बाकी के 15 क्वेश्चन कहाँ गए? तो भाई बाकी के 15 क्वेश्चन जो है मैंने पार्ट 3 की वीडियो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या बोलता है कि बच्चे में प्रतिभाशालिता यानी कि गिफ्टेडनेस के कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि किसी बच्चे में जो है अगर गिफ्टेडनेस है तो वो कैसे आती है बच्चों में, तो वो देख लेते हैं हम। पॉइंट ये आपके सामने है। और आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से, यानी कि इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो बच्चों में जो गिफ्टेडनेस, जो प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं उनमें प्रतिभा जो है कहाँ से आती है, तो वो आनुवंशिकता से और कुछ पर्यावरण से। आनुवंशिकता से किस तरीके से आ सकती है? यदि किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो उससे भी जो है कुछ जीन्स जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। और पर्यावरण में अगर उसको अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, स्टडी के सोर्स मिलेंगे, तो वहाँ से भी जो वो क्या करेगा, वो ये सारी चीज़ें जो है प्रतिभा जो है उसमें आएगी। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? उसके बाद जो है एक समृद्ध वातावरण में, सिर्फ वातावरण में जो है प्रतिभा नहीं आ सकता किसी बच्चे में। उसमें जो है जब तक आनुवंशिकता और वातावरण नहीं होगा, जब तक एक प्रतिभाशाली बच्चा नहीं कहलाएगा। सफल माता पिता, वही आनुवंशिकता के थ्रू आएगा, तो थर्ड ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। एक अनुशासित दिनचर्या से, अनुशासित दिनचर्या करके किसी बच्चों को आप प्रतिभावान नहीं बना सकते हो। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं जैसे कि आपका अब्दुल कलाम हो गए, आइंस्टाइन हो गए, जिनमें जो है कुछ चीज़ें जन्मजात थी, यानी कि आनुवंशिकता से थी, हेरिडिटी से थी, और कुछ चीज़ें जो है उन्होंने अपने पर्यावरण से, चीज़ों से जो है लर्निंग की। तो इसका हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो मतलब ये जो मतलब पिछड़े वर्ग से जो बच्चे आते हैं, पिछड़े बैकग्राउंड से, जो डिसएडवांटेज इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, इनको कैसे माहौल की जो है आवश्यकता होती है क्लासरूम में, तो देख लेते हैं भाई। ये हमारे पॉइंट्स हैं। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ये क्या बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान, यानी कि वो जो पिछड़े वर्ग से जो बच्चे आ रहे हैं उनका जो सांस्कृतिक है और जो भाषा का ज्ञान है, उनको जो है क्या किया जाए, कक्षा में महत्व दिया जाए तथा उनका उपयोग किया जाए, ताकि उन बच्चों को ऐसा ना लगे कि भाई हम कौन सी दुनिया में आ गए, आज से पहले तो हमने ये सारी चीजें देखी नहीं है, सुनी नहीं है। उनको अनकंफर्टेबल क्लास में ना लगे। उसके बाद है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना, यानी कि जो भाषा बोल रहे हैं यर लव स, मतलब ऐसे करके कुछ भी भाषा यदि बोलते हैं तो उसको हमें क्या करना है, डिस्करेज करना नहीं। ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद जो बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत, लेबलिंग नहीं करना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि वो जो बच्चे किसी भी संस्कृति से बच्चे आ रहे हैं ना, तो वो उसके साथ क्या करेंगे, वो अपनी संस्कृति को लेके आएंगे और अपने जो जो भी भाषा बोलते हैं उनके घर में वो भाषा को लेके आएंगे, क्लासरूम में बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, उनका सम्मान करना है, उसका जो है अधिक से अधिक उपयोग करना, ताकि उन बच्चे को जो है थोड़ा क्लासरूम में जो है एडजस्ट होने में दिक्कत ना हो। नहीं तो वो क्या करेंगे, फिर एट द एंड उनको स्कूल छोड़ना पड़ेगा और फिर वो स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पे जो है, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके कार्य में कौन हस्तक्षेप कर सकता है, कौन बाधाएं डाल सकता है, कौन उसको रोक सकता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि डायरेक्टली तौर पे तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे जो है उनके जो है मतलब क्रिएटिविटी में जो है बाधा उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, तो वो देख लेते हैं हम। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक जो है वो अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, वो जो मेथड बताएं कि इस मेथड से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इन चीज़ों की टीचर्स की वजह से जो है जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो जो है क्या मतलब कि उनकी क्रिएटिविटी में बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखते हैं भाई और भी पॉइंट देखते हैं। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने चाहिए। भाई जो क्रिएटिव बच्चे, तो जो प्रतिभा गिफ्टेडनेस बच्चे, उनको अतिरिक्त समय की कोई जरूरत नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन कट हो गया। उनके प्रति स्नेही होने के नाते, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है भाई, स्नेही होने का क्या ही मतलब, वो बच्चे ऑलरेडी क्रिएटिव है, उनको आप
टास्क दो, उनसे एक लेवल ऊपर के टास्क दो, जो वो कर पा रहे हैं उनसे एक लेवल ऊपर के टास्क दो। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया भाई। फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब, अगर वो जो है अगर वो पढ़ने में बहुत तेज है तो क्या आप उसको बोल दोगे कि भाई अन्य बच्चों को पढ़ाओ? है तो वो भी बच्चे ही ना, अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की है। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है कि यानी टीचर क्या कहता है कि आप इसी तरीके से सिर्फ ये जो है सवाल को सॉल्व करो, इंस्ट्रक्शन देता है। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे, उसमें थोड़ा सा जो है ना मतलब ईगो वाली भावना होती है। तो ये जो है शिक्षक के जो इंस्ट्रक्शन है, शिक्षक के जो निर्देशन है, इसी सेम तरीके का उपयोग करो, ये जो है उनको जो है क्या करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी में हस्तक्षेप करते हैं। तो आई थिंक 18 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? देख रहे हो, ऊपर से आप पढ़ते हुए आ रहे हो और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मतलब एक लाइन पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा, उसको समझ आ जाता है क्वेश्चन क्या है, लेकिन लास्ट में सीटेट क्या बोलता है कि नहीं है या है। तो यहाँ पे जो है बच्चे मार खा जाते हैं। तो जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको कोई भी चीज सिखाने के लिए क्या एक सही तरीका नहीं है इसमें से, मतलब 3 तरीके हैं और एक तरीका नहीं है। तो नहीं है हमें बताना है, मतलब जो गलत है वो बताना है। एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, भाई ये तो करेक्ट आंसर है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है लेकिन वैसे तो करेक्ट आंसर है। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं जिनका एक जगह दिमाग नहीं लगता, जिन बच्चों में हाइपर एक्टिव की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते हैं, कक्षा में अलग अलग कटे कटे से रहते हैं, उनको जो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक बहुत बड़ा कार्य है जैसे 45 मिनट का कोई भी पीरियड है तो उसको हम छोटे छोटे जो है मतलब टाइम में खंडित करके जो हम उसको पढ़ा सकते हैं। तो ये तो करेक्ट आंसर है। तो इसका लेकिन इसमें नहीं पूछा है। उसके बाद अधिगम में वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यानी कि अगर बच्चे को एक तरीके से समझ नहीं आ रहा तो उसको दूसरे तरीके से समझाओ, तो मतलब ऑल्टरनेटिव वे से उसको समझाओ। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन का नहीं है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश है, यानी कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी उसके जो है दैनिक कार्यक्रम में कराओ, जैसे योगा वोगा करा दो, जैसे स्कूल आए तो स्कूल में क्या करो, योगा वगैरह करा दो। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो माइंड होता है ना वो थोड़ा सा हल्का रहता है, फ्रेश रहता है। तो ये भी करेक्ट है। बचा फोर्थ क्या होता है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें हमें फटकारना चाहिए। तो क्या तरीका नहीं है, तो यही तरीका नहीं है। अगर वो बेचैन हो जाते हैं तो भाई उसमें तो ऑलरेडी हाइपर एक्टिव की प्रॉब्लम है। वो बच्चा जो है अति संवेदनशील बच्चा, कहीं पे ध्यान नहीं लगा रहा, कहीं पे जो है ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, और ऐसे में आप उसको क्या करोगे, फटकार लगाओगे, तो फिर वो बच्चा तो फिर और भी जो है मतलब उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। तो यही इसका तरीका नहीं है, बाकी सारे ये तरीके हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस हु आर, ऑप्शन है जो अलग अलग बच्चे, जो अलग अलग सोच वाले जो बच्चे होते हैं, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं, उनको हम किस तरीके से हम देखते हैं। भाई उसमें क्या चीज़ें होती है, जो मतलब आप सभी को पता है कि एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चे जो है एक से अधिक सवालों के उत्तर उनके पास होते हैं, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में सिर्फ एक सवाल का एक ही उत्तर होता है, 1 वर्ड में उनके पास उत्तर होता है और नहीं होता है उनके पास। तो क्या ये विकलांग बच्चे होंगे जो अलग अलग सोच वाले बच्चे जो होते हैं? नहीं भाई। क्या उनको जो है डिसलेक्सिया, ये सी है यहाँ पे, ए होगा, डिसलेक्सिया की उनको दिक्कत होगी? नहीं भाई, उसको तो दिक्कत थोड़ी होगी। जो अलग अलग सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिनमें होती है वो बच्चे क्रिएटिव होंगे भाई। आप सभी को मालूम है जो बच्चे अलग अलग, जैसे एक क्वेश्चन आपने दे दिया कि बाबर कौन था, या फिर राम जी कौन थे, या फिर सीटेट का पेपर हमें क्यों देना चाहिए, तो सीटेट का पेपर हमें क्यों देना चाहिए इसके वो 10 तरीके के रीजन बता देगा। वहीं जो है जो बच्चा मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा वो बोलेगा सीटेट इसलिए हमें देना चाहिए क्योंकि जो है इससे एलिजिबिलिटी पार होती है। गाइस उसके बाद हमारा 21वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। यानी कि जो शिक्षक जो समस्या समाधान के लिए जो चीजें बताते हैं कक्षा में, इनमें से क्या चीजें नहीं वर्णन करता है वो बताना है आपको। क्या समस्या समाधान करने के तरीके का वर्णन नहीं करता, मतलब इस तरीके से हम समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे, तो ये बताना है आपको। इसमें पहला पॉइंट है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा। आप खुद सोचो, अगर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई उस पर आप विचार करोगे, विमर्श करोगे, उसके बाद उसको ये जानोगे कि इस समस्या को किस प्रक्रिया से हम सॉल्व करेंगे, तो इससे तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट आंसर है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो ये तो हमारा गलत हो गया। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, यानी कि कोई भी गलती है अगर हो जाती है तो उसके प्रति ईमानदार रहो, और इस चीज को जो है मान लो कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, तो आपकी वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 2 बच्चों में लड़ाई हुई, एक ने मान ली कि हाँ भाई मेरे वजह से लड़ाई हुई,
प्रॉब्लम सॉल्व हटाओ, तो ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा है ना। दूसरा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग, जैसे कि सोच विचार कर रहे हो, किसी भी कोई भी समस्या आ गई है या कोई भी वोकेबलरी का यूज कर रहे हो, जैसे सॉरी भाई माफ कर दे अब से नहीं होगा, या मैम मैम माफ कर दो, तो इससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 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 अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछने से जो है हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। वन वर्ड में कोई भी जो है मतलब पूछ रहे हो तो क्या उससे सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं भाई, इससे नहीं होगा। तो फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट है। उसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, यानी कि कौन सा एक इमोशन है। इमोशन आप सभी को मालूम है कौन कौन से इमोशन होते हैं। एक डर होता है, मोहब्बत होता है, मोहब्बत बरसा देना, लव हो गया आपका, उसके बाद एंगर हो गया, मतलब गुस्सा किसी पे कर रहे हो, किसी से प्यार कर रहे हो, किसी से क्या कर रहे हो, किसी से डर रहे हो, तो ये सारे आपके इमोशन हो गए। तो आप देख लो भाई इनमें से कौन से इमोशन हमारे। स्मृति, किसी चीज का ध्यान रखना, नहीं भाई। डर, ये आपका इमोशन हो गया। ध्यान रखना, नहीं, ये भी किसी चीज का ध्यान रख रहे हो तो ये तो आपका जो है फीलिंग्स हुआ। उत्तेजना, स्टिमुलस, नहीं भाई ये भी नहीं हुआ। तो हमारे इमोशन जो है डर हो गया, गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, ये सारी चीजें हमारी इमोशन है। 23वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि उसने दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होते देखा। यानी कि जो एक बच्चा है वो देखता है और क्या कहता है कि एक दूध बूथ पे ना दूध का जो उत्पादन है वो किसी गाय भैंस के द्वारा नहीं होता है, वो जो है एक मशीन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। ये स्पष्टीकरण प्रदान किया गया कि बच्चे ने ऐसा क्यों बोला, तो इसका जो है उत्तर आप मुझे बताओगे। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। सोचो अगर बहुत सीमित ज्ञान होता तो उसने ये कैसे देख लिया कि भाई दूध जो है मशीन बूथ से निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। और बच्चे में कितना ही ज्ञान होता है आप सभी को तो मालूम ही है, तो ये आंसर तो नहीं होगा फर्स्ट। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पे आधारित है। कि यानी कि वो अपने आप सभी को मालूम है कि भाई आजकल जो दादा नाना वगैरह होते हैं, इनफैक्ट हमारे घर में भी जो भांजा आता है ना, तो मेरे पापा क्या करते, जब भी दूध लेने जाएंगे तो उसको लेके जाएंगे कि चल भाई, तो वो जो है बड़े प्यार से जाता है। तो क्या करता है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा आंख बंद करके जा रहा है, वहां जाएगा तो कुछ ना कुछ अपने एनवायरनमेंट से सीख ही रहा है, वो देख ही रहा है किस प्रकार कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बेशक आपको नहीं मालूम जाता, लेकिन बच्चे का जो आपको मालूम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है हमारे अंदर, बच्चे के अंदर, जो 5 साल तक बहुत सक्रिय होता है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की का भी मैंने आपको बता रखा है, तो ये काफी हद तक हो सकता है दूसरा। उसके बाद तीसरा भी देख लेते हैं अच्छा आंसर कौन सा है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। गाय को देखने वाली तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है भाई। यहाँ तो वो बोल रहा है कि भाई मशीन दूध का उत्पादन करती है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तो आप सभी को मालूम है भाई सोसाइटी वाला जो आजकल हमारा समाज हो गया है, और उसमें क्या होता है कि एक मकान होता है 100 गज 50 गज का, उसी में बच्चे का भरण पोषण पालन वालन सब होता है, उसको कहीं बाहर का एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलता। तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ना, बच्चे ने ये जवाब क्यों दिया, बच्चे ने इसका जवाब अपने अनुभव के आधार पर दिया। कि बच्चा जो है अपने नाना दादा या पापा मम्मी के साथ दूध बूथ पे या दादी के साथ गया होगा, उसने देखा होगा कि भाई मदर डेयरी पे जो वो दूध का ऐसे खोलते हैं नल की तो दूध निकलता है, तो उसने इसलिए ऐसा बोला कि भाई दूध का जो उत्पादन होता है ना मशीन के द्वारा होता है, इसलिए उसने ऐसा बोला। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि ये शिक्षक की भूमिका में का जो है इनमें से सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है वो आपको बताना है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। केवल अनुशासन को बनाए रखना जो है शिक्षक क्लास में, चलो भाई बच्चे अपने जो है लिप्स पे फिंगर डालो और चुपचाप बैठे रहो, अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, बच्चे शोर ना मचाए, सिर्फ ये काम है, नहीं, पहला गलत। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, ये भी गलत है कि सिर्फ एक ही चीज पे जोर दे दिया है कि सिर्फ पुस्तक का जो है पाठ्यक्रम का जो है मतलब पालन करना चाहिए। तो किसी एक चीज पे ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट में किसी एक चीज पे जोर दिया जा रहा है ना, ये केवल की बात हो रही है, ये सिर्फ यही होगा, तो वो ऑप्शन गलत होगा, उसको एक नजर में देखते ही एलिमिनेट कर देना। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय महत्वपूर्ण है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आराम के लिए जगह बनाना, यानी कि शिक्षक को क्लासरूम में एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा कॉर्नर बनाना चाहिए जहाँ पे जो है बच्चे जो है अपना सवाल जवाब टीचर से जो कम्युनिकेट कर सके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। यानी कि क्लासरूम एनकरेज रिच लर्निंग कौन सी है, तो वो देख लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो,
यानी कि जो कक्षा में सामग्री है वो बच्चों के पहुंच से बड़े हो, यानी कि बच्चों की पहुंच में ही ना हो, बच्चे किसी काम की ही ना हो। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, जिसके अंदर जो काफी सारी चीजें रखी गई हो, बुक्स रखे गए ताकि बच्चा वहां पे जाए, कोई भी बुक्स उठा के पढ़ सके, टीचर से कम्युनिकेट कर सके, क्वेश्चन पूछ सके, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताकि सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, यानी कि इजी एक्सेसिबल हो बच्चों के लिए, जो दिन में बच्चा जाए वहां से आराम से बुक निकाले और उसको जो है पढ़े। क्या ये है? देख लेते हैं और भी पॉइंट देख लेते हैं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खिले, मतलब कहने का मतलब है कि भाई क्लास में तो है चीजें, लेकिन उसको सप्ताह में सिर्फ एक बार खोलना है उस जो अलमारी को, और फिर बच्चा पढ़ सके। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, यानी कि एक क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड, यानी कि प्लान्ड हो वो सारी चीजें, और लर्निंग ड्राइवन बाय टेक्स्ट बुक्स कंटेंट। नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें हमारे को जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है कि एक ऐसा कोना हो जहाँ पे जो बच्चा किसी भी टाइम जाए, सेल्फ से बुक निकाले, उसको पढ़े, टीचर से क्वेश्चन पूछे, जो भी डाउट है वो सारी क्लियर करे। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 26वां क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो पाठ्य पुस्तक होते हैं ना, टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक जो एक रिसोर्स है, सिर्फ यही रिसोर्स नहीं है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। मैंने अभी क्या बोला? संसाधनों में से एक है, सिर्फ एक वही संसाधन नहीं है। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के कई संसाधन हो सकते हैं। खेल के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं, हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, किसी भी गतिविधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, और जो है हम बच्चों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। तो क्या वो इतने सारे रिसोर्सेज में से सिर्फ एक रिसोर्सेज हुआ? सिर्फ एक रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक्स नहीं है, इसमें से कई सारे रिसोर्सेज में से एक टेक्स्ट बुक रिसोर्स है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी भी पढ़ना है। वे एक राज्य या राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वे अध्ययन पाठ्य पुस्तकों के बारे में शिक्षकों के माता पिता मार्गदर्शन, नहीं भाई। वे संसाधन रहित, नहीं। 27वां क्वेश्चन क्या बोलता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, यानी कि जो कहने का मतलब है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, किस पे आधारित है? मानवतावाद पे, व्यवहारवाद पे, रचनावाद पे, या संज्ञानात्मक सिद्धांत पे? तो भाई रचनावाद पे आधारित है, यानी कि बच्चा जो कोई भी कार्य है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से कर सकता है, मतलब रचना करके जो है इसमें जो है जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से जो इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जाना है तो वीडियो मैंने एनसीएफ 2005 बाय स्टडी क्लास डालोगे, आराम से जो है देख सकते हो। वीडियो रचनावाद पे आधारित है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन क्या बोलता है? कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, क्या यदि वे अच्छी तरीके से वर्दी स्कूल पहन के आए, क्या हम तब उसको जो है हमें एक अच्छा बालक समझेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखे? नहीं। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहे, यानी कि जहाँ पे कुछ भी अगर मतलब स्कूल में जो है मतलब उसका प्रॉपर अटेंडेंस हो, तो नहीं, इसको भी हम अच्छा एक प्रेरित बालक नहीं समझेंगे। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे। तो ध्यान रखना, जहाँ पे भी शिक्षक से अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो हम उसको जो है एक अच्छा बालक मानेंगे। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त, यानी कि बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है, वो आपको बताना है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। परीक्षा नहीं आयोजित करना है। नियमित मूल्यांकन हम बच्चों का कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा एक नेगेटिव वर्ड हो गया। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। नहीं, व्याख्या भी बहुत अच्छा मतलब नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। उसके बाद कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। सभी प्रकार की, मैंने क्या बोला, जिस चीज पे जोर पड़ जाए ना वो ऑप्शन नहीं होगा। सभी प्रकार की क्या, बहुत सारी प्रकार की होती है, आईएएस वाईएएस की भी रख दो वही कक्षा में। तो जो कक्षा से रिलेटेड है, जो बच्चों से रिलेटेड है, उसी प्रकार को रखोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा आपका 5वीं क्लास का और 10वीं क्लास के उसमें पाठ्य पुस्तक रख रहे हो, तो नहीं। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बच्चे को जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए हमें, ताकि जो है बच्चा जो है ग्रुप में जो है कुछ चीजें सीखे, ग्रुप में डिस्कशन करे, बातचीत करे, अपने ज्ञान का जो है सर्जन करे। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस वीडियो का लास्ट है हमारा 30वां क्वेश्चन क्या है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह
की मदद करता है। जो अनुशासन है वो किस तरीके से जो है हमारे अधिगम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा लर्निंग के लिए। लर्निंग अच्छा एक लर्निंग हो सके, इसमें जो है अनुशासन डिसिप्लिन किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान देगा, देख लेते हैं। बच्चों को अपनी शिक्षिका को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी जो बच्चे हैं बच्चों को अपनी शिक्षा को जो है शिक्षिका बोल रहा हूँ शिक्षा को, यानी कि बच्चे को जो है जो अनुशासन है डिसिप्लिन क्या देगा कि भाई उसको जो है डिसिप्लिन को जो है रेगुलेट करने और मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। यानी कि बच्चा का डिसिप्लिन होगा तो कोई भी चीज़ें आराम से सीखेगा, उसको अच्छे से मॉनिटर करेगा, सीखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। चुप रहने से बच्चे का अधिगम नहीं होगा, शिक्षकों को निर्देश देने से भी अधिगम नहीं होगा, रटने से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।